जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था 24 और 25 मार्च का, जिसको अवॉइड करने के लिए आईबीए ने और गवर्नमेंट ने बेसिकली सीएलसी ने दो मीटिंग्स रखी हुई थी, जिनमें से एक मीटिंग 13 को होनी थी और नेक्स्ट मीटिंग जो थी वो 18 को होनी है। तो जो अभी मीटिंग हुई है 13 की, वो किस बारे में है? क्या उसमें 5 डेज बैंकिंग का डिस्कशन हुआ है या उस डिस्कशन को पूरे के पूरे मैटर से बाहर कर दिया गया है, या 5 डेज बैंकिंग के ऊपर क्या अभी थिंकिंग है आईबीए की या गवर्नमेंट की, वो सारा आउटकम हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली जो मीटिंग हुई है और जो मीटिंग का आउटकम है वो सारा का सारा 5 डेज बैंकिंग को हटा करके डिस्कस हुआ है। यानी जो भी डिस्कशन है वो पेंशनर से और वो पेंशन से रिलेटेड है और रेजिडुअल इशूज से रिलेटेड है, और जो 5 डेज बैंकिंग है वो रेजिडुअल इशू का पार्ट नहीं है। तो क्या क्या इसमें डिस्कशन हुआ और क्या हमारे लिए इसमें कुछ बेनिफिशियल भी है वो भी हम सारा इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने बात करी वो रिक्रूटमेंट को लेकर करी। जैसा कि आप जानते हैं ब्रांचेस में सिचुएशन कितनी खराब है, एक्चुअल में स्टाफ नहीं है। मोस्टली बैंक्स ने क्या किया है कि क्लरिकल को और सब स्टाफ को प्रमोट कर दिया गया, स्केल 1 2 3 उनको बनाने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से सब स्टाफ में और क्लरिकल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है क्लरिकल में और सब स्टाफ में वो हो नहीं रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको क्लरिकल का काम करना पड़ रहा है, और जो उनका कोर एक्टिविटी है, जो मान लीजिए सुपरविजन वर्क है, वो उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया सभी के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया कि एडुकेट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ उन्होंने डिमांड करी है एडुकेट रिक्रूटमेंट की, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि नंबर ऑफ क्लरिकल एंड सब स्टाफ जो है बैंक्स के वो कैसे कम डाउन हो गए, मतलब बहुत कम हो गए ड्रास्टिकली ओवर द ईयर्स। और इसका एक डेटा भी रिलीज हुआ है, वो भी हमने आगे डिस्कस करना है। तो देखिए इसकी वजह से क्या हो गया, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। ऑफिसर्स जो हैं वो कंपेल किए जा रहे हैं अंडरटेक ऑफ क्लरिकल वर्क, जैसे मैंने आपको इसका शुरू में एक आइडिया दे दिया था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। सेकंड इसमें जो इशू इन्होंने पॉइंट आउट किया है वो क्या है कि जो सब स्टाफ है उन्हें टेम्परेरी और कैजुअल बेसिस पे रखा हुआ है। आप भी अपनी ब्रांचेस में देखते होंगे कहीं ना कहीं जो आपके सब स्टाफ है वो मोस्टली ब्रांचेस में वो टेम्परेरी रखे गए हुए हैं, जिसके लिए इन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उन्हें फिल किया जाए और प्रेफरेंस दी जाए कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उनको परमानेंट करके इन वैकेंसीज को फिल कर लिया जाए। और इन सारी चीजों से प्रॉब्लम क्या होती है, आप भी जानते हैं कि जब कस्टमर सर्विस इंपैक्ट होती है तो कस्टमर अल्टीमेटली जो फेस करते हैं कस्टमर को वो स्टाफ होते हैं, और वो स्टाफ से लड़ाई करते हैं, और वो एक प्रॉब्लम आती है उनके लिए। तो इस सब को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सेकंड इन्होंने उठाया कि लीव बैंक सिस्टम का मुद्दा, ये बेसिकली अप्रूव हो गया है। इसमें क्या है कि जिन स्टाफ के पास एक्सेस लीव है वो अपने कॉमन पूल में उसको डाल सकते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज को वो ट्रांसफर करी जा सकती हैं जो अंडरगोइंग है ट्रीटमेंट फॉर मेजर एलिमेंट्स, मतलब कोई उनको बड़ी बीमारी हो गई और उनके पास छुट्टी नहीं बची है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को ये छुट्टियां आपकी ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को कंसर्न है थोड़ा सा, जैसा कि आप देखते ही हैं हर चीज को एक इवेंट बेस्ड बना लिया जाता है, तो इसके लिए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लीव रखते ही नहीं है, कुछ लोगों के पास एक्सेस लीव होती है। तो जो लोग छुट्टी जनरली नहीं लेते हैं तो उन्हें ये डर है कि इस चीज से इम्पैक्ट वही लोग होने वाले हैं। नेक्स्ट जो मुद्दा था इसमें वो रिटायरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इन्होंने आईबीए ने बात की है। जैसा आप जानते हैं, देखिए जो करंटली वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो बैंक बियर करता है, लेकिन जो रिटायरीज होते हैं उनका जो बैंक प्रीमियम होता है वो खुद बियर करते हैं, और जो है उसका अमाउंट भी कम होता है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स जो है कुछ उन्हें इंक्लूड भी नहीं किया जाता है। तो इन्होंने इनसे डिमांड की है कि पहला कि जो कॉस्ट है प्रीमियम का वो रिटायरीज का वो बैंक्स बियर करें। सेकंड इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करें, जैसे कि हायर कवरेज लें, और कुछ जो है डिसीजेज जो हैं उनको भी इसमें कवर किया जाए। नेक्स्ट इसमें डिस्कशन था पेंशन का मुद्दा, एक्स ग्रेशिया जो पेंशनर्स को मिलता है उसको इंप्रूवमेंट करने के बारे में। तो यहाँ पर आईबीए ने बताया कि ये जो मैटर है ये सब जुडिस है, यानी ये मैटर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, और इसके कारण अभी ये इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड इसमें डिस्कस किया गया एक्स ग्रेशिया के बारे में कि इसका इंप्रूवमेंट किया जाए, एक्स ग्रेशिया का जो पेंशनर्स को मिलता है। इसके बारे में भी आईबीए ने सेम बोल दिया कि ये जो मैटर है इसको करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और जो इसमें थर्ड था वो था कि पेंशनर्स की डिमांड है कि स्पेशल अलाउंस जो होता है उसको सुपर एनुएशन बेनिफिट में इंक्लूड किया जाए। आईबीए ने इसके बारे में बोल दिया कि ये मैटर जो है ये भी कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अभी इसको डिस्कस ये लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें डिस्कशन का मुद्दा था इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन, यानी पेंशन का सुधार के बारे में ये डिस्कशन था। इसमें इन्होंने दो चीज़ बोली कि जो फुल पेंशन है, एक तो वो 20 साल की सर्विस के बाद लोगों को मिलनी शुरू हो जाए, यानी जो प्रेजेंट पेंशन स्कीम चल रही है उसमें 20 ईयर्स कर दिया जाए, और जो बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन का मेथड है उसे लास्ट ड्रान सैलरी ना करके दो पैरामीटर उसमें डाल दिए जाए। पहला कि लास्ट ड्रान मंथ की सैलरी देखी जाए,
और जो पिछले 10 महीने हैं उसमें जो एवरेज था उसको देखा जाए, तो जो दोनों में से बेनिफिशियल है वो पेंशनर्स को पेंशन मिल जाए। यानी इसमें देखिए क्या होता है, जनरली जब आप रिटायर होते हैं तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि उस समय डीए कम हो, जब डीए कम होगा तो आपकी लास्ट रन सैलरी जो है वो थोड़ी सी कम होगी, उसकी वजह से आपको पेंशन का बेनिफिट अकॉर्डिंगली कम मिलेगा। तो इसको भी इंप्रूव करने की बात इन्होंने यहाँ पर करी। और सेकेंडली जो पेंशनर्स 70, 80 और 90 ईयर्स जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, उनके लिए उन्होंने एडिशनल बेनिफिट्स की बात करी। थर्ड इसमें बात करी कि मिनिमम पेंशन जो है वो कम से कम पेंशन जो है वो 10,000 होनी चाहिए। तो आईबीए ने बोला कि आप इसके बारे में एक नोट सबमिट करिए और इसको हम एग्जामिन करेंगे और फिर इस बारे में देखेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी एक सब कमेटी फॉर्म करने के लिए बोला गया है और आईबीए ने इस पे एग्री कर दिया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डीए फॉर ऑल पेंशनर्स। देखिए जैसे आपने मेरी पिछली डीए की वीडियो भी देखी होंगी और 12th बाइपोटेट की वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसमें हमने सारा का सारा डीए कैलकुलेशन का मेथड समझा हुआ है। लेकिन जैसे अब जब हर बार 3 महीने बाद जब डीए आता है तो आप देखते होंगे पेंशनर्स का जो डीए है वो अलग अलग रिटायरमेंट ईयर के हिसाब से डिसाइड होता है। यहाँ पर एसोसिएशन का कहना है कि एक यूनिफॉर्म फार्मूला होना चाहिए, जैसा 12th बाइपोटेट में डिसाइड हुआ था उस तरह से एक फार्मूला डिसाइड होना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर दें। लेकिन यहाँ पर आईबीए ने बोला कि अगर इसका कोई कॉस्ट इम्प्लीकेशन नहीं होगा, यानी एडिशनल कॉस्ट अगर नहीं आएगा, तो वो करने के लिए रेडी है। इसके लिए वो नोट सबमिट करें आईबीए को। कंपेशनेट ग्राउंड की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। इन केस ऑफ कंपेशनेट अपॉइंटमेंट जैसा आप देखते हैं वो डिपेंड करती है एक्चुअल रिक्रूटमेंट पे। यानी कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं और आपने 80 आप रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसका 5% जो होता है वो आपका रिजर्व होता है कंपेशनेट अपॉइंटमेंट्स के लिए। लेकिन यूनियंस का यहाँ पे क्या कहना है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपेशनेट अपॉइंटमेंट करी जाए। और जो लमसम अमाउंट पे किया जाता है एज ए ऑप्शन, मतलब अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते और एक लमसम अमाउंट को ऑप्ट कर लेते हैं तो उसको भी बढ़ाने की बात इन्होंने की, जो आईबीए ने बोला कि इस डिस्कशन किया जाएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ एलएफसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, लेकिन यहाँ इन्होंने बोल दिया कि इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। मोनेटाइजेशन में बेसिकली क्या है कि जब आप एलएफसी पे जाते हैं आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप उसको एनकैश करा लीजिए या उसमें एक्चुअल ट्रैवल कर लीजिए। जब आप एक्चुअल ट्रैवल करते हैं आपको बिल्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, टिकट्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है, बोर्डिंग पास प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन स्कीम में ये सब करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप एक्चुअल ट्रैवल ऑप्ट करेंगे तो एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर दिया जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में जो है सारा का सारा भी जो है डिस्कशन रेफर कर दिया है, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। और जो लास्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है 5 डेज बैंकिंग को लेकर के, कि 5 डेज बैंकिंग का क्या स्टेटस आया और स्ट्राइक होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर एसोसिएशंस का ये कहना है कि जो ये मीटिंग अरेंज करी गई थी ये पेंडिंग रेजिडुअल इश्यूज को लेकर थी। तो यानी कि जो हमारे एजुटेशनल इश्यूज हैं 5 डेज बैंकिंग के और ओपिनियन ऑफ स्विच ओवर टू ओपीएस टू एनपीएस, यानी एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के जो दो बड़े मुद्दे थे ये टेकअप ही नहीं किए गए। और उस स्ट्राइक नोटिस को देखते हुए चीफ लेबर कमिश्नर ने एक 18 तारीख को मीटिंग की हुई है। तो यहाँ पर एसोसिएशन ने बोला कि जो भी उसका डिस्कशन आएगा हम आपको बता देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इनका कहना ये है कि जो स्ट्राइक है वो अभी स्टैंड कर रही है, स्ट्राइक अभी कैंसिल नहीं होगी। और ये जो सारी मीटिंग थी ये रेजिडुअल इश्यूज को लेकर थी, इसमें 5 डेज बैंकिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो आई होप आपको आज के सारे पॉइंट और मुद्दे समझ आए होंगे। 18th को जब हम वीडियो बनाएंगे सारा का सारा डिस्कस करेंगे तब हमारे को कंक्रीट पता लग जाएगा कि स्ट्राइक का क्या स्टेटस है। और ये सारी की सारी डेवलपमेंट हम अपने चैनल पे भी पोस्ट करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, इनसाइटफुल डूल से हमारा चैनल है उसको ज्वाइन करें, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको उसमें मिलेंगी। और चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।